हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने पेपर 1 का यूनिट 10, जो कि लास्ट यूनिट है। अभी हम लोगों ने एक यूनिट बची हुई उसको नहीं पढ़ा है, उसको भी हम पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात ठीक है, समझ में आ गई? तो हमारे ये है हायर एजुकेशन। इसका नाम ही हायर एजुकेशन। हमको हर एक स्टेजेस पे एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसा था, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भारत का एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन कैसा था, क्योंकि जो जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस समय मतलब जो हायर एजुकेशन सिस्टम था उसका बड़ी दयनीय दशा थी। ठीक है, तो उसको उतना पढ़ना नहीं है। फिर उसके बाद में ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग हमको पढ़ना है, जो प्रोग्राम्स इंडिया में चलाए जाते हैं। फिर प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल हम लोग होलिस्टिक स्टडी करने जा रहे हैं इस चीज़ की। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए और बैठिए और पूरे इस लेक्चर को आराम से सुनिए। 4 चीज़ें हमको करनी है जेआरएफ निकालने के लिए। पहला है कि हमको पीवाईक्यू की बुक खरीद के पीवाईक्यू सारे याद कर लेने हैं, उसके आंसर मार्क करके उस बुक से। मैंने 2 बुक बताई हुई है, वही 2 बुक खरीदनी है, क्योंकि और सारे बुक में मार्केट में आंसर्स बहुत गलत हैं। ये बात ठीक है। दूसरा, इस नोट्स को, ये जो नोट्स है पीडीएफ नोट्स, एक पीडीएफ नोट्स पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ नोट्स है। इस पीडीएफ नोट्स में लिखी हुई हर बात आपको याद होनी चाहिए। नंबर 3, ये आपको मैं क्लास में जो भी चीज़ें बताऊँगा, क्लास नोट्स आपको बनाना है। किस किस कहाँ पे क्लास नोट्स से बनाओगे? इसी नोट्स पे अपना क्लास नोट्स भी एडेंडम कर लोगे, उसको जॉइंडर के रूप में लिख लोगे और फिर इन तीनों चीज़ों को रट लोगे। क्या कर लोगे? रट लोगे, रट्टा मार लेना है। रट्टा मारने के बाद में क्या होगा बाबू, कि आप जेआरएफ हो जाओगे। एग्जाम में जाओगे तो आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको ना आ रहा हो, भले ही वो गलत हो जाए आपसे, सिली मिस्टेक्स की वगैरह से वजह से या किसी भी और तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहा होगा। यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आउट देयर। ठीक है, तो ये काम करना है। बात आती है कि अगर आपको मॉक टेस्ट अगर ये सब लगाने का बहुत ही शौक चढ़ा है, खैर उसको लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इतना सब करने के बाद में भी तुम क्या करोगे, इस पीवाईक्यू का ही मतलब तुम गूगल से डाउनलोड करोगे पेपर। गूगल से डाउनलोडेड पेपर होना चाहिए, और उस गूगल से डाउनलोड जिसमें आंसर नहीं होता है तो उसको क्या करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बाकी आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट और ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अराउंड 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसका बहुत सेट सिलेबस और बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। तो उसी डिटेल सिलेबस में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कि हायर एजुकेशन। पहला टॉपिक अपना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन का क्या और कैसे था, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हायर एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में बाबू किस चीज़ पर फोकस करता था। कि तो सबसे पहले कि ये वर्ल्ड फेमस था, वर्ल्ड फेमस था। आप लोगों को भी ये पता होगी कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो वर्ल्ड फेमस था। क्यों वर्ल्ड फेमस था? क्योंकि अपने यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा, ये सब विश्वविद्यालय हुआ करते थे। इसमें वेरियस स्टेट्स के, वेरियस कंट्रीज़ के, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, मंगोलिया हुआ, यहाँ सबके, और इधर अफगानिस्तान, पर्सिया, यहाँ सबके लोग पढ़ने आया करते थे। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फोकस क्या हुआ करता था अपने एंशिएंट इंडिया में? एजुकेशन का फोकस होता था होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। बात ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन पे होता था, नॉलेज एक्विजिशन पे होता था। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग पर होता था। और मोर ओवर इन सब के ऊपर भी क्या सिखाया जाता था? प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। हमारे एंशिएंट इंडिया में बाबू जो एजुकेशन सिस्टम था उसका मेन फोकस होता था होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक व्यक्ति एक अच्छा इंसान कैसे बने, उसके सद्गुण कैसे आए, इस पर फोकस किया जाता था। नॉलेज एक्विजिलेशन या नॉलेज एक्विजिशन पर फोकस किया जाता था। उसके, उस व्यक्ति के, उस शिष्य के, उस लर्नर के कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि वो आगे चल करके अपना जीवन यापन कैसे करेगा, लाइवलीहुड कैसे अपना बनाएगा, उस पर फोकस करते हुए प्रैक्टिकल स्किल का उसको नॉलेज दिया जाता था, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। ये बात ठीक है। जैसे जो
वार लड़ने जाने वाले लोग होते थे, योद्धा होते थे, उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। जो रथ बनाने वाले थे उनको रथ बनाने की विद्या सिखाई जाती, जो घड़ा बनाने वाले थे उनको घड़ा बनाने की विद्या सिखाई जाती थी। बात ठीक है, समझ में आ गई बात को। जो पंडित लोग हुआ करते थे, ज्ञान मतलब क्या कहते हैं, पूजा पाठ कराने वाले, उनको वेद की विद्या दी जाती थी। तो हमको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि हमारे जो एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था उसका प्रैक्टिकल नॉलेज था। अब इसके कोर करेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि वहाँ पे कोर करेक्टरिस्टिक्स के थे बाबू, वो देखो। नंबर 1, गुरु शिष्य परंपरा का फॉलो होता था। गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती थी। परंपरा फॉलो होती थी। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता था वो डिसिप्लिन पर, क्लोजनेस पर और पर्सनल गाइडेंस पर बेस्ड होता था। जैसे आप लोग के पास भी आज भी कृपाशंकर पांडे का एज ए मेंटोर 24/7 एक्सेस है कि नहीं है? क्लोज भी हो आप हम लोग हमारे, क्योंकि आई कंसीडर यू एज पार्ट ऑफ कृपाशंकर पांडेज एंड लीगल नैरेटिव्स फैमिली। डिसिप्लिन में तो आप लोग रहते ही हो। आप देखते होंगे कि हम भी अपना लेक्चर जिस डेट को जितने बजे से डिलीवर करना होता है उतने बजे से करते हैं, कोई बकवास बातें नहीं करते हैं। तो जिस तरह से हमारा और आपका रिलेशनशिप है, लाइकवाइज वहाँ पर भी उस समय पे भी एंशिएंट इंडिया में गुरु और शिष्य की परंपरा का में उनका रिलेशनशिप हुआ करता था। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात। तो गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। रेजिडेंशियल सिस्टम हुआ करता था। रेजिडेंशियल सिस्टम हुआ करता था। अब रेजिडेंशियल सिस्टम का मतलब है कि गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। गुरुकुल, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरुकुल, जहां पे वहां पे स्टूडेंट कहां पे गुरु के ही साथ रहा करते थे, गुरु के ही घर में रहा करते थे। गुरु का ही अपना कॉलेज होता था, कॉलेज में ही गुरु भी और चेला भी, मतलब शिष्य भी, दोनों लोग रहा करते थे। ये बात ठीक है। होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस किया जाता था। होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन। अब होलिस्टिक एजुकेशन क्या है? जिसमें फिजिकल, मोरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिजिकल मतलब तुम्हें कुश्ती कराया जाएगा, एक्सरसाइज कराई जाएगी, पीटी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। मोरल, तुम्हारे तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड किया जाएगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मतलब बहुत बहुत तुम नाड़े के ढीले इंसान हो, ये चेक किया जाएगा। तुम्हारी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग की जाएगी। तुमको डिविनिटी में विश्वास दिलाया जाएगा कि भाई देयर इज समवन हु इज सुपीरियर टू यू, और तुमको रिस्पेक्ट करना होगा। क्योंकि कोई भी क्रिएशन होता है तो कोई भी क्रिएशन ऐसे नहीं बन जाता है, उस क्रिएशन को कोई ना कोई क्रिएट करता है। जैसे ये जो ये लिखा जा रहा है, कोई अपने आप नहीं लिख जा रहा है, कृपाशंकर पांडे लिख रहा है। कृपाशंकर पांडे इज द क्रिएटर। लेकिन कृपाशंकर पांडे एज एन एंटिटी को किसने बनाया होगा? देयर नीड्स टू बी सम क्रिएटर। इस दुनिया को किसने बनाया होगा? देयर नीड्स टू बी सम क्रिएटर। तो वो क्रिएटर, क्योंकि बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन नहीं बन सकता, अपने आप नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है। फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की जाती थी, उनको डिबेटिंग में पार्टिसिपेट कराया जाता था, एटसेट्रा। मतलब उनको एकदम से होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका होता था। नंबर नेक्स्ट इज एजुकेशन फ्री थी। क्या थी? फ्री एजुकेशन थी। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन थी। बात ठीक है? एजुकेशन कैसी थी? फ्री थी। सोसाइटी टीचर्स को सपोर्ट किया करती थी। सोसाइटी में जो टीचर्स होते थे उनको दान मिलता था, दक्षिणा मिलता था। वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से फीस चार्ज नहीं किया करते थे। जैसे अगर आप लोग भी अभी सब लोग हमको वैसे ही ऑटोमेटिकली सो मोटो सपोर्ट कर दो तो हमको फीस लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप लोग कोई सपोर्ट करते नहीं हो तो हमको फीस कहना पड़ता है भाई, क्योंकि आपको अपने मन से तो जान पड़ेगा नहीं कि भाई ये मेहनत कर रहा है, इस बच्चे को भी कुछ पैसा चाहिए। हम खाएंगे क्या भाई? हमारे भी मुंह है, हमारे भी पेट है। तुम समझ पा रहे हो? तो जो गुरु होता था उस गुरु को सोसाइटी सपोर्टेड होता था। उसको कोई मतलब ऐसे फीस चार्ज नहीं करता था स्टूडेंट्स। यानी एजुकेशन कैसी थी? फ्री थी। एंशिएंट इंडिया में संस्कृत और पाली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। यूज ऑफ संस्कृत एंड समवेयर पाली का भी यूज किया जाता था। ये बात ठीक है?
मीडियम ऑफ जो टीचिंग थी दैट डिपेंड्स ऑन द रीजन एंड सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, किस रीजन में पढ़ाया जा रहा है, किस वर्ड को पढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीजों पर भी बेस्ड होता था क्या, कि संस्कृत का यूज किया जाएगा कि पाली का यूज किया जाएगा। ये बात ठीक है। कैरेक्टर पर बहुत फोकस किया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, कैरेक्टर एंड इथिक्स पर बहुत फोकस होता था। सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाई जाती थी, ट्रूथफुलनेस सिखाया जाता था, सर्विस करना, सेवा करना सिखाया जाता था। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो उनका जो एम्फेसिस होता था वो वैल्यूज को डेवलप करने के लिए, उनके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उनके इथिक्स को डेवलप करने के लिए होता था। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात थी कि एंशिएंट इंडिया में भी जो एजुकेशन सिस्टम था वो इंक्लूसिव था, इंक्लूसिवनेस थी। जैसे नालंदा में, तक्षशिला में इवन फॉरेन स्टूडेंट्स भी आकर के क्या करते थे, पढ़ाई किया करते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए था, वो ऑल इंक्लूसिव था, उसमें कोई भी आकर के पढ़ सकता था। ये बात ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आप लोग समझ चुके हैं। अपने एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये बात ठीक है। आप अपने एंशिएंट इंडिया के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे हायर लर्निंग के, उनको हम समझेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, और जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम रट्टा मार लेंगे। ये बात ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर नो? बताओ निहारिका निगम, समझ में आ रहा है तुम्हें? हायर लर्निंग के जो एंशिएंट इंडिया में जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें था नंबर 1 तक्षशिला, जिसको कई बार टैक्शिला भी लिखा जाता है, ठीक है। ये कब आया? 7th सेंचुरी BCE में, ये बात ठीक है, 7th सेंचुरी BCE में। इसको दुनिया की, इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्ड्स अर्लीस्ट नोन यूनिवर्सिटी है। बात ठीक है, दुनिया की वर्ड्स अर्लीस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की, पूरी दुनिया की अर्लीस्ट नोन यूनिवर्सिटी है। अभी में प्रेजेंट डे में कहां पे? पाकिस्तान में हुआ। अगर प्रेजेंट डे में ये मतलब इंटैक्ट होती तो कहां पर होती? पाकिस्तान में होती, ठीक है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान पहले भी भारत का हिस्सा था और कुछ दिन में अब भारत का हिस्सा फिर से हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम जब पढ़ रहे हैं यानी 2025-26 में, ये अभी अलग देश है, एक अलग एंटिटी है। बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तक्षशिला में बाबू दूर दराज के, ग्रीस के, चाइना के, बेबीलोनिया के, श्रीलंका के, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। ये बात ठीक है। यहां पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिग्री की व्यवस्था नहीं की गई थी कि हाँ BA करोगे, BSc करोगे, MSc करोगे, PhD करोगे, लॉ करोगे, ये व्यवस्था नहीं थी, डिग्री की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर व्यवस्था किस चीज़ की थी? जो स्टूडेंट्स होते थे वो किसी इंडिविजुअल फील्ड में एक्सपर्टीज करते थे, किसी एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट के अंदर पढ़ते थे। जैसे कोई वेद पढ़ने के लिए आया है तो जो वेद में जो एक्सपर्ट है उसको पढ़ेगा। जो कोई ग्रामर में पढ़ने आया है वो ग्रामर में एक्सपर्ट में पढ़ेगा। जैसे पाणिनि ने अपनी ये ग्रामर की बुक लिखी है अष्टाध्यायी। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रामर बुक एवर रिटन। मेडिसिन जिसको सीखना है वो चरक से सीखेगा,
सर्जरी जिसे सीखनी है, आर्चरी जिसे सीखनी है, एस्ट्रोनॉमी सीखनी है, एग्रीकल्चर सीखना है, वॉरफेयर सीखना है, लॉ सीखना है, पॉलिटिक्स सीखना है, अकाउंटिंग सीखनी है। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो सब्जेक्ट में जिसको महारथी बनना होता था वो उस सब्जेक्ट के उस इंडिविजुअल एक्सपर्ट से उस चीज की पढ़ाई करता था। उसके फेमस टीचर हुआ करते थे उस समय पे पाणिनि, जिनका जो कि ग्रामर, जिनकी अष्टाध्यायी बुक बहुत फेमस है, आज भी वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटन ग्रामर वो है। एंड कौटिल्य थे, चाणक्य थे, ये सब लोग एंशिएंट इंडिया के टीचर थे। ये बात ठीक है। नंबर 2 अपना कॉलेज है, नंबर 2 नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी ये कब आई? 5th सेंचुरी सीई में। बात ठीक है। प्रेजेंट डे बिहार में भी फिर से नालंदा बिहार को फिर से बना दिया गया है। एंड इट इज द ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। इट इज ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ठीक है। यहां पे हॉस्टल हुआ करते थे, लाइब्रेरीज हुआ करती थी, टीचर्स के क्वार्टर हुआ करते थे, जैसे आजकल कॉलेजेस में हुआ करते हैं, यूनिवर्सिटीज में हुआ करते हैं। बात ठीक है। इसमें 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स पढ़ा कर मतलब हुआ करते थे यहां पे। लेकिन इंट्रेंस यहां पे जो एडमिशन लेना होता था बहुत मुश्किल होता था। यहां का इंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता था। ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आए वो भी देश विदेश के थे। यहाँ पे तो इसमें क्या बहुत टफ था? टफेस्ट इंट्रेंस एग्जाम किसका? नालंदा का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था वो बहुत टफ हुआ करता था। अभी इंट्रेंस एग्जाम कोई पेपर और पेन लेकर के नहीं हुआ करता था। तो होता कैसे था कि गेट पे एंट्री करने से पहले जो शिष्य आया हुआ है उसको अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की, उसको अपनी नॉलेज क्यूरियोसिटी की परीक्षा देनी होती थी। अगर वो उसमें पास हो जाता था तब उसको एडमिशन मिलता था, अदरवाइज उसका एडमिशन डिनाई कर दिया जाता था। ये बात ठीक है। चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, पर्सिया से, दुनिया के दूर दराज जगहों से यहाँ पर लोग पढ़ने आया करते थे। बात ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था बेसिकली वो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाई जाती थी, फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, ग्रामर, लिटरेचर, वेद, ये सब पढ़ाया जाता था। बात ठीक है। यहाँ का सबसे फेमस चीज था वो थी यहाँ की लाइब्रेरी, वास्ट लाइब्रेरी। और उस वास्ट लाइब्रेरी का क्या नाम था बाबू? धर्मगंज ठीक है। कितने स्टोरी बिल्डिंग थी? 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। बात ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को जब मुस्लिम आक्रांताओं ने अटैक किया तो बताया जाता है कि ये 6 महीने तक ये लाइब्रेरी जली थी, 6 महीने तक। बात ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब की है? 8th सेंचुरी सीई की है। ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया है धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। कहां पे? बिहार में। धर्मपाल जो थे वो पाल डायनेस्टी कहां पे रूल करती थी? बंगाल और बिहार के रीजन में रूल किया करती थी। तो धर्मपाल भाई साहब ने बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये बात ठीक है, समझ में आ गई सबको। ये यहां पे
तांत्रिक बुद्धिज्म की स्टडी हुआ करती थी। तांत्रिक बुद्धिज्म की स्टडी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तांत्रिक बुद्धिज्म की स्टडीज के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांत्रिक बुद्धिज्म की स्टडी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है, तो कौन सी है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। यहां पे जो मेन फोकस हुआ करता था वो डिबेट्स पे, लॉजिक पे और फिलॉसफी पर हुआ करता था। ये बात ठीक है। यहां पे 6 गेट हुआ करते थे और उन 6 गेट पर द्वार पंडित बैठाए जाते थे, गेट स्कॉलर। वो गेट स्कॉलर आपसे बातचीत करके, अगर उनको लगता कि आप एक अच्छे विद्वान हो, तभी आपको एंट्री मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क में, बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क में इसने बहुत हेल्प किया था। बात ठीक है। बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क में इसने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट इज एंड नंबर 4 इज वल्लभ यूनिवर्सिटी। वल्लभ यूनिवर्सिटी कब की है? 6th सेंचुरी सीई की है। ये वल्लभ यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये गुजरात में है। गुजरात में है। ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस है था? इट वॉज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए। किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था? कौन से राजा के द्वारा? मैत्रक किंग, मैत्रक। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। इसको भी, इसमें भी ये माना जाता था कि ये पश्चिम भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहां पर भी सेकुलर एजुकेशन पर, सेकुलर सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता था, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, लॉ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पर। ठीक है। इसको कई बार पश्चिम की नालंदा भी कहा जाता था। किसको? वल्लभ यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। उदांतपुरी, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। नंबर 5 उदांतपुरी यूनिवर्सिटी कब का है? 8th सेंचुरी का। ठीक है। ये भी बिहार में लोकेटेड है, बिहार। और किसके द्वारा इसको भी सेटअप किया गया था? पाल किंग के द्वारा, पाला किंग्स। ठीक है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट महाविहारा में से एक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट महाविहारा, महाविहारा। ये बात ठीक है। इवन नालंदा और विक्रमशिला की भी प्रिकर्सर है। कौन? उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। याद रहेगी सबको। हमने क्या क्या बताया आपको? हमने आपको तक्षशिला बताया, हमने आपको नालंदा बताया, हमने आपको विक्रमशिला बताया, हमने आपको वल्लभी बताया, हमने आपको उदांतपुरी बताया। अब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में भी फेमस थी, जैसे पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। पुष्पगिरी नंबर 6, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती थी? उड़ीसा में थी, उड़ीसा। और इसका भी ये भी किस चीज के लिए बहुत फेमस थी? बुद्धिस्ट सेंटर ये भी था, बुद्धिस्ट सेंटर। तो बात ठीक है, याद रहेगा सबको।
किस चीज़ के लिए ये भी फेमस थी? बुद्धिस्ट सेंटर थी ये भी। एक थी जगदला यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे थी? बंगाल में थी, बंगाल। बात ठीक है? कहाँ पे थी? जगदला यूनिवर्सिटी बंगाल में थी। एक मिथिलांचल या मिथिला यूनिवर्सिटी टाइप की थी, मिथिला या मिथिलांचल, ये न्याय फिलॉसफी यहां पर सिखाई जाती थी। सेंटर ऑफ न्याय फिलॉसफी एंड लॉजिक, न्याय फिलॉसफी एंड लॉजिक। एक थी कांचीपुरम, नंबर 9 थी कांचीपुरम, इसमें ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट टीचिंग्स पढ़ाई जाती थी, ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट टीचिंग पढ़ाई जाती थी। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। तो हम लोगों ने पुष्पगिरी भी पढ़ा, जगदाला भी पढ़ा, मिथिला भी पढ़ा, कांची भी पढ़ा, विक्रमशिला भी पढ़ा, तक्षशिला भी पढ़ा, उदांतपुरी भी पढ़ा, वल्लाभी भी पढ़ा। ये सारी यूनिवर्सिटीज बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, तो हमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। अब कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें हमने खैर तो बार बार से बारी बारी से ये बात बता दी है कि किस यूनिवर्सिटी में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अगर मैं आपको कुछ एक कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ भी आए और पूछे कि क्या एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ में इनको पढ़ाया जाता था कि नहीं पढ़ाया जाता था, उनमें से अगर कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या मार देना है? टिक मार देना है कि हाँ इनको पढ़ाया जाता था। नंबर 1, वैदिक स्टडी पढ़ाई जाती थी। वैदिक स्टडी, वैदिक स्टडीज में होता क्या था? जैसे वेद को पढ़ाया जाता, वेद को, ब्राह्मणास को, उपनिषद को, इन सबको पढ़ाया जाता था। फिर ग्रामर पढ़ाया जाता था, ग्रामर। अब एक ग्रामर जो था वो संस्कृत ग्रामर था। पाणिनि ने एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। बात ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एवर रिटन ऑन द ग्रामर। फिर क्या पढ़ाया जाता था? लॉजिक। फिर क्या पढ़ाया जाता था? मेडिसिन। लॉजिक का मतलब न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था, न्याय शास्त्र। ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन में क्या सिखाया जाता था? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, चरक और सुश्रुत के द्वारा इवन ऑपरेशन करना भी सिखाया जाता था। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, आर्ट पढ़ाया जाता था, वारफेयर और मिलिट्री साइंसेस पढ़ाए जाते थे, मेटलर्जी पढ़ाई जाती थी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक पढ़ाए जाते थे। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी सिखाई जाती थी। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है, समझ में आ गई सबको? तो जो इनका कुरिकुलम था वो वैदिक स्टडीज, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, वारफेयर, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इन पर बेस्ड था। अब ये मेथड कौन सा अप्लाई करते थे? टीचिंग इनका मेथड क्या था? टीचिंग मेथड एंशिएंट इंडिया में, टीचिंग मेथड। तो सबसे पहला जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय टीचिंग मेथड क्या रहा होगा? स्मृति था, ओरल ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन। मेमोराइजेशन पर हर चीज को, जैसे मैं कहता रहता हूं ना कि इन नोट्स का रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, वैसे वहां उस समय के भी टीचर कहा करते थे कि भैया रट्टा मार लो, वेद का, वेद के मंत्रों का रट्टा मार लो। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही सुना होगा एक 19 साल का लड़का है, कुर्रेखे करके नाम है उसका, उसने 200 साल बाद शुक्ल यजुर्वेद का
पाठ किया हुआ है 50 दिनों में, 2000 श्लोक को 50 दिनों में एकदम मुंजबानी सुनाया हुआ है, रिपीटेड रिसाइटेशन करने के बाद में। ये बात ठीक है। उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। ओरल ट्रेडिशन था टीचिंग मेथड का। डिबेट्स हुआ करते थे। नंबर 2, डिबेट्स। बात ठीक है। लॉजिकल डिबेट हुआ करता था। लॉजिकल डिबेट जब होता है तो उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर इसका फोकस था। ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस पर इनका फोकस था। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है। सर्जरी, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब पे इनका फोकस हुआ करता था। डिस्कशन मेथड भी इनका फेवरेट था। नंबर 4, डिस्कशन मेथड। इसको कई बार सॉक्रेटिक स्टाइल भी कहा जाता है कि बात करो, आपस में बातें करो जिससे ज्ञानवर्धन होगा। सॉक्रेटिक स्टाइल भी कहा जाता है इसको, सॉक्रेटिक स्टाइल। आप लोगों को पता होगा कि सुकरात या सॉक्रेट्स जो थे वो अपने शहर एथेंस में घूम घूम करके लोगों से सिर्फ बातें किया करते थे और उसी से लोगों को का ज्ञानवर्धन किया करते थे। ठीक है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर इनका फोकस था। मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस था इनका। बात ठीक है। ये मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो था, इट वाज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। इसमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बंदे की जाती थी। बात ठीक है, समझ में आ गई बात। इनके इवेल्युएशन सिस्टम में, मतलब इनके कि भाई तुम कुछ सीखे, जांचे कि नहीं जांचे, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टूडेंट्स जो थे वो, उनको डिबेट्स कराया जाता था, रेसाइटेशन कराया जाता था, उनका ओरल एग्जामिनेशन लिया जाता था कि भैया तुम कुछ जान भी पाए कि नहीं जान पाए। जैसे आजकल प्रेजेंटेशन होता है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है, उसी तरीके से उस समय पर भी ओरल एग्जामिनेशन हुआ करता था, प्रोजेक्ट बनवाया जाता था उनसे। बात ठीक है। सर्टिफिकेट जो होता था, दैट सर्टिफिकेट वाज गिवन बाय द गुरु कि हाँ भाई ये अब बहुत होशियार हो गए, और उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती थी। बात समझ में आ गई सबको। ऑब्जेक्टिव क्या था अपने एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का? बाबू ऑब्जेक्टिव क्या था? वो क्या अचीव करना चाहता था एंशिएंट इंडिया में? अपना जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या अचीव करना चाहता था? तो वो सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अचीव करना चाहता था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मोरल वैल्यूज को, इथिक्स को डेवलप करना चाहता था, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता था और ट्रांसमिट करना चाहता था, कैरेक्टर को डेवलप करना चाहता था, लाइफ और लाइवलीहुड के लिए उनको प्रिपेयर, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल स्किल की भी नॉलेज दी जाती थी जिससे वो लाइफ और लाइवलीहुड के लिए प्रिपेयर हो जाते। उनके सोशल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। बात ठीक है, समझ में आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत? भारत में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, इंटरनेशनल लर्निंग जो डेवलप हुई, कल्चरल एक्सचेंजेस हुए जो चाइना से, मंगोलिया से, जापान से, श्रीलंका से, उनका बहुत ज़्यादा वर्धन हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़े। उस समय आर्यभट्ट, पाणिनि, नागार्जुन, चरक, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स पैदा हुए। बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो भैया जब इतना सब परफेक्ट था तो इनका डिक्लाइन कैसे हो गया? डिक्लाइन ऐसे हो गया कि मुस्लिम आक्रांताओं का इन्वेजन होने लगा। इन्वेजन, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बख्तियार खिलजी
बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था कहां पे? नालंदा पे। और 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जली थी। रॉयल सपोर्ट खत्म हो गया और यूनिवर्सिटीज की जगह पर लोग छोटे छोटे रिलीजियस सेंटर बना करके वहीं पर पढ़ाने लगे, जिससे एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस का, नालंदा का, विक्रमशिला का, तक्षशिला का, उदंतपुरी का, इन सब का क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। बात ठीक है, समझ में आ गई सबको? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी वर्ल्ड की? तो तक्षशिला थी। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो नालंदा थी। तांत्रिक स्टडीज कहां पे होती थी? तो विक्रमशिला में होती थी। और प्राइमरी टीचिंग मेथड वहां का क्या था? तो ओरल ट्रेडिशन था। ये बात याद रहेगी सबको, ये बात सबको याद रहेगी। तो ये थे अपना पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। इन बाकी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में ये इधर लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि नोट्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस। बात ठीक है? अब आप अगर इस जेआरएफ बैच का पेड वर्जन, जैसे आप ये भी पेड क्लास का ही एक वो है, डेमो है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर या इस नंबर पर, दोनों में से किसी भी नंबर पर। पेपर 1 अगर आपको सिर्फ चाहिए तो 1299 का मिलेगा आपको। लॉ पेपर चाहिए तो 1699 का, अगर दोनों चाहिए तो 2500 रुपये में। ठीक है? अगर आपको बिहार एपीओ प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना है, जो कि 3 दिसंबर से स्टार्ट है, 3 दिसंबर से, 3 नहीं 4 दिसंबर से, तो भी आप इस नंबर पर या इस नंबर पर संपर्क करके 1699 में कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ पूरा लॉ पेपर कंप्लीट किया जाएगा। ये बात ठीक है? अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई डिसर्टेशन लिख रहे हैं और आपको उसमें प्लेजरिज्म चेक करवाना है, एआई रिपोर्ट बनवानी है या कुछ भी बनवाना है, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या हमारे टेलीग्राम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दोनों में दी हुई है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो इतने पैसे में। और टर्निटिन से आपका चेक करके आपको विदिन 25 मिनट्स आपको सब दे दिया करेंगे हम। ठीक है? ये मेरा नंबर है कृपाशंकर पांडे का, ये मेरे मित्र राजीव रंजन सिंह जी का नंबर है 9984848968। ये नंबर आप याद करके रखो, कृपाशंकर पांडे का। ये आपको हमेशा मदद करेगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू बी नहीं बताऊंगा कि क्या क्या ही वाज गोइंग टू बी। ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे इन सारी लर्निंग प्रोसेस का उदय हुआ, उन सारी चीज़ों को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है? समझो बात को। भारत जब आज़ाद हुआ, ध्यान से समझो, 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है, तो भारत ने एक स्ट्रांग हायर एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, नेशनल बिल्डिंग्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रांग हायर एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया। लेकिन ये हायर एजुकेशन इवॉल्व हुआ है, आउट ऑफ द सडन नहीं आ गया है। तो कैसे इवॉल्व हुआ है? सबसे पहला था फाउंडेशनल फेज, नंबर 1। मैं इसको फेज वाइज आपको बताऊंगा। नंबर 1 फाउंडेशनल फेज। फाउंडेशनल फेज कब से कब तक चला? 1947 से, मतलब जब भारत आजाद हुआ, से 1960 तक चला। इस समय पे स्ट्रक्चर्स को एस्टेब्लिश करने पर फोकस किया गया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत
आज़ाद होने टाइम पे भारत इनहेरिटेड 27 यूनिवर्सिटीज एंड 578 कॉलेजेस। ये बात ठीक है। और ये जो कॉलेजेस भी थे, ये मोस्टली एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जो किस चीज को फुलफिल करते थे, उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसके नीड को फुलफिल करते थे, कॉलोनियल नीड को फुलफिल करते थे। ये बात ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। यूनिवर्सिटी इस फाउंडेशनल डेवलपमेंट में नंबर ए बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कब? 1948 से 49 के बीच में। कौन चेयरमैन था इसका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके रिकमेंडेशन थे कि भारत में हायर एजुकेशन में डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और मोरल वैल्यूज को प्रमोट करना, टीचिंग को और एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करना, वोकेशनल एजुकेशन पर इसका फोकस था। और इसी ने ही रिकमेंडेशन दिए, इस कमीशन ने ही रिकमेंडेशन दिए कि यूजीसी का फॉर्मेशन होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी फॉर फंडिंग, क्योंकि यूजीसी फंड करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, एंड कोऑर्डिनेशन। ये बात ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी फॉर फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये कौन सी कमेटी से आया, कौन सी कमीशन से आया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से आया। किसके चेयरमैनशिप में था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। इस कमीशन ने भारत में हायर एजुकेशन की नींव डाली और इसी के बेसिस पे भारत में आज भी हायर एजुकेशन सिस्टम फलता फूलता है। बात ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नंबर बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसको कहते हैं, जिसमें आप लोग ये नेट जेआरएफ वगैरह की परीक्षा देने जा रहे हो। ठीक है। 1953 में इसका इंटरिम गठन किया गया। 1953 में इसको इंटरिम गठन किया गया और 1956 में इसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया। मतलब एक एक्ट ला करके इसको एक स्टेचुटरी बॉडी का रिकॉग्निशन दे दिया गया। स्टेचुटरी बॉडी के पास ज़्यादा राइट्स और ऑटोनॉमी होती है। बात ठीक है। और धीरे धीरे चल करके यूजीसी जो हो गई वो एक रेगुलेटरी एंड फंडिंग बॉडी हो गई यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब यूजीसी क्या काम करती है? एक रेगुलेटरी एंड फंडिंग बॉडी फॉर यूनिवर्सिटीज़ का काम करती है। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? समझ में आ गई बात सबको? ये टीचिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने वाले का काम करती है कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग स्टैंडर्ड्स लोड बहुत ना हो जाए, फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में उसका अहम योगदान होता है। बात ठीक है। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? 1953 में इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन 1956 में इसको स्टेचुटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया। बात ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस का गठन किया गया, उनको बनाया गया। नंबर थर्ड नंबर सी जिसको कह सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईआईटी खड़गपुर 1951 में बनाया गया। आईआईटी खड़गपुर 1951, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली,
ये सारी IITs बनाई गई, एम्स बनाया गया, एम्स 1956 में, जहां पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल रिसर्च की व्यवस्था की गई, CSIR लैब्स बनाई गई, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। DRDO बनाया गया 1958 में, नेशनल डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। IIMs बनाए गए, IIMs 1961 में। क्या सिखाने के लिए? मैनेजमेंट एजुकेशन सिखाने के लिए, मैनेजमेंट सिखाने के लिए। और इन सारे इंस्टीट्यूशंस ने मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ भारत को अग्रसर किया, बढ़ावा दिया। भारत अब पुरानी सोच पे न चलते हुए साइंटिफिक चीजों को अपनाने लगा था। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये सब इस्टेब्लिशमेंट हो जाने के बाद में भारत में हायर एजुकेशन के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी। तो भारत में हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन कब से कब तक हुआ है? 1960 से लगा करके 1980 के बीच में भारत में हायर एजुकेशन का बहुत तेज एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर आती है, नंबर 1 कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक इसने ही रिकमेंडेशन दिया कि भारत में 10+2+3 स्ट्रक्चर होना चाहिए एजुकेशन का। बात ठीक है? ये 10+2+3 स्ट्रक्चर क्या होता है? 10 मतलब हाई स्कूल तक, 10th तक, उसके बाद +2 यानी 12th एंड +3 यानी ग्रेजुएशन। इसकी व्यवस्था इसने की। कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का था, टीचर एजुकेशन पर फोकस करने का, कि टीचर को एजुकेट करो, फिर वो जाकर के स्टूडेंट्स को एजुकेट कर देंगे। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के प्रमोशन पर फोकस करने की बात कही इसने। सोशल और नेशनल डेवलपमेंट की को भी इसने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटीज में सोशल और डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ाई पर हमको फोकस करना चाहिए। फिर आती है नंबर बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE 1968 में इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। इंडिया आज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। इसने कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको इंप्लीमेंट करने का काम किया। इसने बताया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 14 साल तक के बच्चों को। इसका फोकस था साइंटिफिक एजुकेशन पे, और फॉर द फर्स्ट टाइम दिस फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन रूरल एरियाज आल्सो। एकेडमिक स्ट्रक्चर का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि शहरों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और गांव में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। ये बात ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की गई, जैसे ICAR लेके के आया गया। ICAR ICAR एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया और यूजीसी ने नेट JRF को प्रमोट किया। यूजीसी ने प्रमोटेड नेट
जेआरएफ। इसी समय पे यूजीसी ने नेट जेआरएफ को प्रमोट किया और बाद में जाकर के ये नेट जेआरएफ ने ही रिसर्च के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम किया है कि जो कैपेबल बच्चा होगा आप लोगों जैसे वही जाकर के रिसर्च करेगा, बाकी लोग रिसर्च नहीं कर पाएंगे। बात ठीक है, समझ में आ गई बात को। उसके बाद में नंबर थर्ड आता है। नंबर थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन किया गया और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस किया गया। डाइवर्सिफिकेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट पेज 1980 से 2000। इसने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने का काम किया, एसेसिबिलिटी बढ़ा दी कि हायर एजुकेशन की जो एसेसिबिलिटी होनी चाहिए वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। फिर आई इसके तहत नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कब? 1986 में। दिस वॉज द मेजर माइलस्टोन इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका फोकस जो था वो सिर्फ एजुकेशनल एक्सपेंशन पर नहीं बल्कि इक्विटी पर, उसके एक्सेस पर, उसमें एक्सीलेंस पर फोकस था। इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस पर फोकस था इसका। इसने ऑटोनोमस कॉलेजेस के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। इसका फोकस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, वोकेशनल कोर्सेस, इन सब पर था। बात ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को भी बढ़ावा दिया। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सुमनदीप कौर। उसके बाद में आता है 1985, जिसमें इग्नू की स्थापना हो जाती है। इग्नू की ओपन यूनिवर्सिटी 1985। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी। ये बात ठीक है। इसने डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस किया। ये नहीं कि बच्चा 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का हो गया है बस उसके बाद उसकी पढ़ाई रुक जाए, नहीं। इसने कहा कि देयर इज नो एंड टू लर्निंग, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर इसने फोकस किया। इसने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज किया और उस टेक्नोलॉजी के यूज से इसने ओपन लर्निंग को बहुत बढ़ावा दिया। इग्नू ने भारत में हायर एजुकेशन के एक्सेस को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया और हायर लर्निंग अब सिर्फ कुछ चुनिंदा शहर के लोगों की उसकी वो नहीं रह गया। ये बात ठीक है। फिर आता है एक्रेडिशन सिस्टम। एक्रेडिशन सिस्टम नंबर सी, एक्रेडिशन सिस्टम। 1994 में नैक बनाया गया। नैक 1994 में, 1994। ये जो नैक है, इट एसेसेस एंड एक्रेडिट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कि वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता, वहां पे इक्विटी, एक्सेस, एक्सीलेंस पर फोकस किया जाता है कि नहीं किया जाता। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी यूजीसी से सिर्फ फंडिंग ले लेते हैं लेकिन वो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करते। इसने क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन को फिक्स करने का काम किया। किसने? नैक ने।
यही ग्रेडिंग सिस्टम देती है जो A+, A-, B, C ऐसी करके ग्रेडिंग देती है। ठीक है, उसके बाद में बात आई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा बनने लगे। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आ गई तो इन्होंने तो एकदम ही आग ही लगा दी। ये बात ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे प्राइवेट लोग जहाँ पे घुस जाते हैं वहाँ पे वो अपने आप ही काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। फिर फेज आया नॉलेज इकॉनमी और ग्लोबलाइजेशन फेज। नॉलेज इकॉनमी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बात ठीक है। कब से कब तक? 2000 से 2015 तक। इसमें नंबर 1 टेक्नोलॉजी और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर फोकस किया गया। टेक एंड आईसीटी इनिशिएटिव्स पर फोकस किया गया। इसी में NPTEL को इस्टेब्लिश किया गया 2003 में, जो कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्सेज को प्रोवाइड करता था, ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज। ठीक है, फिर एड्यूसेट डाला गया। एड्यूसेट 2004 में। ये डेडिकेटेड एजुकेशन सैटेलाइट थी जिसको अंतरिक्ष में डाला गया। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया गया। नॉलेज कमीशन, ये नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया गया। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज, ई जर्नल्स, इनफ्लिबनेट, जो कि हम लोगों ने आईसीटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, टीचिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, उन सबको भी इसने क्या किया? बढ़ावा देने का काम किया। एक्सपेंशन किया नेशनल इंस्टीट्यूशंस का, नए नए आईटीज बनाए गए, आईआईएम्स बनाए गए, रिसर्च में प्रमोशन किया गया। रिसर्च ग्रांट अब सिर्फ यूजीसी के थ्रू ना हो करके यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएमआर, टीएसटी, जेआरएफ का फुल एक्सपेंशन कर दिया गया। इंसेंटिव दिए जाने लगे पीएचडी प्रोग्राम्स को और पब्लिकेशंस को। और उसके बाद में आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा मॉडर्न एरा में बाबू 2015 से अभी तक, आज जिस दिन आप एक लेक्चर देख रहे हो, इसमें क्वालिटी पर, ऑटोनॉमी पर, रिसर्च पर, डिजिटल एजुकेशन पर, ग्लोबल स्टैंडर्ड पर फोकस किया गया। फिर 2020 में आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, दिस वॉज द बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस 1986। सिंस 1986 दिस वॉज द बिगेस्ट रिफॉर्म। वो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 वाली, उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वॉज द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को पर फोकस किया, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम पे फोकस किया। रिसर्च अब एनआरएफ के द्वारा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा करवाने का काम किया इसने। एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट, एबीसी की व्यवस्था की इसने। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की। बात ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की। टीचर्स के ट्रेनिंग को एकदम बदल के रख दिया।
अब ऑनलाइन और जो मिक्स लर्निंग है उस पर बहुत फोकस किया गया है। ये बात ठीक है। इसमें ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस पर फोकस किया गया है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलोर, बिट्स पिलानी, इन सबको गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम दिया गया कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज डेवलप की जाए। बात ठीक है। उसके बाद डिजिटल रिवॉल्यूशन एक तरह से आया, डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में बाबू क्या हुआ, स्वयं आया, स्वयं। हम ये सब पढ़ चुके हैं, स्वयं। हम इसको फिर से इलेबोरेट अब नहीं करेंगे। स्वयं प्रभा आया, एनडी आया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आया, ईपीजी पाठशाला आया, दीक्षा आया, वर्चुअल लैब्स आई। उसके बाद में रैंकिंग आने लगी, एनआईआरएफ की रैंकिंग आने लगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया गया। भारत में अभी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। अभी भारत में इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद में बाबू वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। बात ठीक है, ये बात ठीक है, समझ में आ गई सबको बात। भारत में अभी लगभग 1100 यूनिवर्सिटीज, 40,000 से ज्यादा कॉलेजेस, और जिनकी अभी ग्लोबल एलिजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो बात ठीक है। तो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम क्या बताएंगे, भारत में जो हायर लर्निंग और रिसर्च का पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है वो 5 फेजेस में हुआ है। पहला है फाउंडेशनल फेज, फिर है फाउंडेशनल फेज 1947 से 60 तक गया, फिर एक्सपेंशन फेज आया, एक्सपेंशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन फेज 1960 से 1980 तक गया, फिर क्वालिटी एंड एक्सेस फेज आया 1980 से 2000, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी फेज आया 2000 से 2015 तक, फिर ऑटोनॉमी एंड डिजिटाइजेशन एंड रिसर्च फोकस आया 2015 से अभी तक। और अभी भी भारत में हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करने का काम चल रहा है। ओके, तो ये था अपना सेकंड टॉपिक। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सारी चीज़ें इसमें बारी बारी से अच्छे से लिखी हुई हैं, आप लोग उसको क्या करोगे, पढ़ लोगे। ओके बेटा, समझ में आ रही बात। अब मैं इसको ऊपर ओपन क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पेड बैच वालों के लिए है। अगर आप मतलब सब लोग देख लोगे तो कैसे काम चलेगा। जो बच्चे पैसा दे रखे हैं उनके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। बात ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम होता क्या है। बाबू, ओरिएंटल का मतलब होता है कि जो चीज़ ट्रेडिशनल, एंशिएंट, क्लासिकल और इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहती है उसको फोकस करती है, उसको हम ओरिएंटल लर्निंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं, एंशिएंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्लासिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम कहते हैं। बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि ओरिएंटल का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल हो, एंशिएंट हो, क्लासिकल हो, और उसमें ही इंडिजिनस सिस्टम को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इसका मतलब कि जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। किस पे, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। इनका फोकस होता है क्लासिकल लैंग्वेजेस पे, इंडिया के ट्रेडिशंस पर, गुरुकुल टाइप टीचर स्टाइल पर, टीचिंग स्टाइल पर, और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर इनका फोकस होता है। जैसे हम लोगों ने अभी
एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया पढ़ा था कुछ देर पहले। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब जैसे मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ तुमको पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तुम्हारे अंदर मोरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे मतलब अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारे मोरल डेवलपमेंट पे, तुम्हारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। बट ठीक है, अब मेजर ओरिएंटल सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं, जैसे ध्यान से समझो। मेजर ओरिएंटल सिस्टम्स में जैसे नंबर 1 वैदिक सिस्टम। वैदिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम क्या होता है? ये इसमें वेद का, उपनिषद का, ब्राह्मणास का हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें फिलॉसफी सीखी जाती है, रिचुअल सीखे जाते हैं, ग्रामर सीखी जाती है, एस्ट्रोनॉमी सीखी जाती है। ये बात समझ में आ गई? इसी मेजर ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम्स में नंबर 2 पे अपना हो सकता है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम एक रेजिडेंशियल लर्निंग सिस्टम होता है जहाँ पे हॉस्टल में ही बच्चे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पे अपना पढ़ाई करते हैं। 1-to-1 लर्निंग होती है, गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ पे फॉलो की जाती है। यहाँ पे डिसिप्लिन, मोरल वैल्यूज और फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है कि बच्चा फिजिकली फिट भी रहे। ये बात ठीक है। नंबर 3 इज बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम, इसमें जैसे आप लोगों ने मैंने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सारी चीज़ें जो थी ये बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम थी। यहाँ पे मोनेस्ट्री का काम करती थी। अभी भी जैसे तवांग मोनेस्ट्री भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में, उन सब का फोकस क्या होता है? लॉजिक, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। ये बात ठीक है। संस्कृत पाठशाला जो होती हैं कई बार, नंबर 4 संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला एंड उसके जो साथ के टूल्स हैं संस्कृत में, जैसे न्याय दर्शन, व्याकरण, मीमांसा, वेदांत, इनको सबको भी हम ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम के संस्कृत पाठशालाज में पढ़ते हैं। आजकल आजकल क्या मतलब बहुत दिनों से जो पर्शियन या अरेबिक मदरसास होते हैं, पर्शियन एंड अरेबिक मदरसास, यहाँ पर भी पर्शियन को सिखाया जाता है, अरेबिक इस्लामिक लॉज को सिखाया जाता है, थियोलॉजी सिखाई जाती है, लिटरेचर सिखाया जाता है। यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने धर्म की रक्षा करोगे और उसका एक्सपेंशन करोगे। ये बात ठीक है। तो ये पर्शियन मतलब, तो हमारे जो मेजर ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम है उनमें क्या क्या आ जाता है? वैदिक सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम, संस्कृत पाठशाला, पर्शियन, अरेबिक, ठीक है। अब अपने मॉडर्न जमाने में भी या मॉडर्न तह पर भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मॉडर्न फॉर्म में ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रीय नंबर 1 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। नंबर 2 संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। नंबर 3 BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ संस्कृत, विद्या,
धर्म विज्ञान आजकल निजामिया मदरसा बहुत फेमस है। निजामिया मदरसा मदरसा सिस्टम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अरेबियन एंड पर्शियन स्टडीज पर बहुत फोकस होता है। ये बात ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ओरिएंटल स्टडीज को प्रमोट अभी भी कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान है, निजामिया मदरसा सिस्टम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये करती क्या है? दे वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज एंशिएंट नॉलेज हेरिटेज। यहाँ पे भारत के प्राचीन गौरव की गाथा गाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने के फिर से कगार पे है। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब बात आती है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं। कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ठीक है, ये जितने भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, चाहे वो गौरी भाले राव हों, चाहे वो अच्युतम हों, चाहे नेहा जी हों, चाहे निहारिका निगम हों, चाहे नीलाभ हों, चाहे राजेश हों, आप सबको रटा होना चाहिए। सुमनदीप कौर को और इशिता को तो रटा ही होना चाहिए। ठीक है। कन्वेंशनल नॉलेज सिस्टम क्या होता है या कन्वेंशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, आप समझो। जिसमें ट्रेडिशनल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का कोमिंगल होता है। जब ब्रिटिश रूल आया और तब से लगा करके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी फॉलो किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर से समझाता हूं। कन्वेंशनल लर्निंग का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेडिशनल मॉडर्न, फिर से वो ध्यान से सुनो, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। अब आप सोच रहे होगे कि ट्रेडिशनल मॉडर्न कैसे है? भैया ट्रेडिशनल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि पुराना हो चुका है, मॉडर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि एंशिएंट नहीं है, क्योंकि एंशिएंट में ओरिएंटल वाला आ जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल थोड़ा मॉडर्न है, अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ है। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? कन्वेंशनल जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? ब्रिटिश ज़माने में, ब्रिटिश रूल में इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी अभी भी फॉलो किया जाता है। आप में से 99% लोग कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं। कृपा शंकर पांडे को छोड़ दिया जाए तो सब लोग कॉन्वेंट से पढ़े हुए हो। मैं अपने यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आप कैसे पहचानोगे कि कोई कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है? उसका मेन फोकस होता है क्लासरूम बेस्ड, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन होता है। टीचर एक लेक्चर दे रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड उसका करिकुलम होता है, टाइम टेबल होता है, उसमें फॉर्मल डिग्रीज और एग्जामिनेशन होता है कि फलाना BA कर लिया, BSc कर लिया, BA LLB कर लिया, BBA LLB कर लिया, LLM कर लिया। एक फॉर्मल डिग्री सिस्टम होता है। उनका फोकस कॉग्निटिव लर्निंग पर होता है, दिमाग के विकास पर होता है। इसी कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम में ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का मॉडल लेके आया गया, और जो अभी भी फॉलो होता है। बात समझ में आ गई? अब कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम में 3 स्टेजेस पे चीज़ें होती हैं। नंबर 1 स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स। अब स्कूल्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं। फिर आते हैं कॉलेजेस। नंबर 2 कॉलेजेस। कॉलेजेस में आर्ट लोगे कि साइंस लोगे कि कॉमर्स लोगे,
ये होता है, वो 12th वाले को कॉलेजेस कहते हैं। जहाँ से हमको आर्ट, साइंस और कॉमर्स में चूज करना पड़ जाता है वो कॉलेज हो जाता है। जहाँ तक हमको सब पढ़ना पड़ता है वो स्कूल होता है। उसके बाद आती है नंबर थर्ड, यूनिवर्सिटीज़ आती है। यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे तरीके की होती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बात ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब आ जाते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद की रज्जू भैया राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, ये सब आ जाते हैं। बात ठीक है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में जैसे आईआईटीज हुए, आईआईएम्स हुए, एम्स हुए, आईआईएससी बेंगलोर हुआ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये बात ठीक है। तो इसमें डिग्री की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं हम, तो वो क्या होता है, कन्वेंशनल होता है। ठीक है। जैसे आजकल मेन स्ट्रीम एकेडमिक सिस्टम में जैसे बीएससी, बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, मैनेजमेंट में बीबीए, एमबीए, बीएड, एमएड, एमबीबीएस, एमडी, बीटेक, एमटेक, ये सारी डिग्रियां क्या हैं, कन्वेंशनल डिग्री प्रोग्राम्स। ये बात ठीक है। अब बात आती है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, ध्यान से समझो, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनमें इनोवेटिव एस्पेक्ट होता है, इनोवेटिव होते हैं, जिसमें स्किल पर फोकस किया जाता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम स्किल ओरिएंटेड होते हैं, जो टेक्नोलॉजी असिस्टेड होते हैं, कि उनको टेक्नोलॉजी यूज करके उनका काम किया जाता है। उनमें ही अल्टरनेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम भी होते हैं। बात समझ में आ रही बात। स्किल पर फोकस किया जाता है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, कि बच्चा जब स्किल डेवलपमेंट कर लेगा अपने लाइवलीहुड को कमाने लायक हो जाएगा। स्किल जो मिसमैच है अपनी सोसाइटी में, कि इंडस्ट्री में स्किल, जिस स्किल की डिमांड है वो स्किल सोसाइटी में लोगों के पास है ही नहीं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। बात ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में स्किल मिसमैच को फिल करने का काम किया जाता है। बात ठीक है। इसमें जो टाइमिंग होती है, कोर्स का ड्यूरेशन होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। ऑनलाइन लर्निंग पर फोकस किया जाता है। स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस होता है। इसमें कोई भी फॉर्मल जो स्कूलिंग सिस्टम होता है वो नहीं होता है। ये कई बार प्रोफेशनल्स का भी डिग्री प्रोग्राम करते हैं, वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं, तो सब किस में आ जाता है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स में आ जाता है। ये बात ठीक है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये बात ठीक है, जिसमें किसी भी क्लासरूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एडमिशन फ्लेक्सिबल होता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल होते हैं। कृपा शंकर पांडे यहां से लेक्चर दे रहा है, आप लोग वहां पे अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका प्रेरोगेटिव है। बात ठीक है, समझ में आ रही बात। क्लासरूम नहीं है, आप अपने बेड पे लेट करके या टेबल चेयर पे बैठ करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। ओपन लर्निंग है। ठीक है। भारत में इग्नू आपने लोगों ने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इट इज वन ऑफ द नहीं, लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब है। वो किस पे फोकस करती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर फोकस करती है। ठीक है। नंबर 2 इज ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग पर फोकस होता है। ऑनलाइन एंड डिजिटल लर्निंग,
डिजिटल लर्निंग, ठीक है। मूक्स होते हैं, मूक्स, यम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। वर्चुअल क्लासरूम्स की व्यवस्था की जाती है, जैसे स्वयं हुआ, स्वयं प्रभा हुआ, ईपीजी पाठशाला हुआ, दीक्षा हुआ। इन सब का भी यूज किसमें किया जाता है? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में। ओकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, ओकेशनल एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग कैसे करोगे, हॉस्पिटैलिटी में, नर्सिंग में, आईटीआई कोर्सेज जो हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है भारत में, या एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, जिसके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, वो सब किस में आते हैं? ओकेशनल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में आते हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेस, जैसे कोर्सेरा हुआ, यूडेमी हुआ, यहां से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। आजकल तो पैसा दो सर्टिफिकेट खरीदो, पैसा दो सर्टिफिकेट खरीदो, वो चल रहा है मार्केट में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में बाबू नंबर 5, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन थ्रू आउट लाइफ होता है, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस किया जाता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर, इसमें एडल्ट एजुकेशन हो, कम्युनिटी कॉलेजेस हो, इन सब पे फोकस किया जाता है नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब हम लोग अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहला है अपना कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है। प्रोफेशनल एजुकेशन बाबू ऐसा एजुकेशन होता है जो एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को स्पेशलाइज्ड करियर के लिए प्रिपेयर करता है। स्पेशलाइज्ड करियर के लिए क्या करता है? उनको तैयार करता है। जैसे अभी हम लोगों की जो स्टडी है, लॉ की हो, मेडिसिन की हो, टीचिंग की हो, इंजीनियरिंग की हो, ये सब क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्टडी, स्पेशलाइज्ड करियर के पे फोकस होता है इसका, जहां पे एम्फेसिस होता है थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस का। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। एक बच्चा है जो अपना लॉ किया, लॉ करने के बाद में अपना इनरोलमेंट कराया, एआईबी दिया, अब वो क्या बन गया? एडवोकेट बन गया, मतलब वो प्रोफेशनल बन गया। ऐसे कोर्सेस, ऐसे एजुकेशन जिनको पढ़ने के बाद में हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, उनको हम प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। जिसमें हम स्पेशलाइज्ड स्टडी करते हैं किसी भी फील्ड में, उसके बाद में हम उस फील्ड के महारथी बन जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन हो जाता है। बात ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? जैसे मेडिसिन में एमबीबीएस हुआ, एमडी हुआ, ये सब क्या है? प्रोफेशनल एजुकेशन। लॉ में एलएलबी, बीएलएलबी, ये सब हुआ, क्या है? प्रोफेशनल एजुकेशन है। अदर फील्ड्स में जैसे डेंटिस्ट्री हुआ, नर्सिंग हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, वो सब क्या है? एक स्पेशलाइज्ड करियर के पे फोकस होता है, तो सब क्या है? प्रोफेशनल एजुकेशन है, ठीक है। बात आती है टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है। ऐसा एजुकेशन जो स्किल टेक्निकल स्किल एंड
अप्लाइड साइंसेस पर फोकस करता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, जो एजुकेशन टेक्निकल स्किल्स और अप्लाइड साइंसेस पर फोकस करता है, जैसे हुआ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ, टेक्नोलॉजी में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, कंप्यूटर्स में हुआ, इंडस्ट्रियल फील्ड्स में हुआ, तो उनको हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। बात ठीक है? समझ में आ गई बात? फिर से बताता हूं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो टेक्निकल स्किल और अप्लाइड साइंस पर फोकस करता है उसको हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है? जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, क्वालिटी मेजर हुआ, ये सब क्या है? टेक्निकल एजुकेशन है। बात ठीक है? अब बात आती है स्किल बेस्ड एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? जब एजुकेशन का पर्पज ट्रेनिंग एम्ड होता है, ट्रेनिंग at developing practical and job oriented skill, तो हम उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन कहते हैं या ओकेशनल एजुकेशन भी कई कई बार कह देते हैं। जैसे प्लम्बिंग अगर आपको सिखा दिया जाए, कारपेंट्री सिखा दी जाएगी, टेलरिंग सिखा दी जाए, हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि तुम होटलों वगैरह में कैसे काम करोगे, होटल मैनेजमेंट सिखा दिया जाए, तुमको सेफ का सिखा दिया जाए, डिजिटल स्किल्स सिखा दी जाए, ये सब क्या है? स्किल बेस्ड एजुकेशन है। बात ठीक है? समझ में आ गई बात? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये देखो, संकल्प, NSQ, ये सब क्या है? स्किल बेस्ड एजुकेशन है। आप लोग इन सबको क्या कर लोगे? रट लोगे। ठीक है? जिसमें कुल मिलाकर के ऐसे एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन जिसमें हमारा मेन फोकस होता है किस पे? स्किल पर होता है, ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर होता है, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पाने पर होता है कि हम क्या करें, अल्टीमेटली हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्किल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ये बात ठीक है? याद रहेगा सबको। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? अब वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? वैल्यू एजुकेशन का बाबू मतलब होता है ऐसी विधा या ऐसी टीचिंग मेथड जहां पे इथिकल, मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज पर फोकस किया जाता है। क्या करने के लिए? गुड कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, गुड कैरेक्टर डेवलप करने के लिए और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए। उनको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, जहां पे वैल्यूज के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्किल बेस्ड एजुकेशन, वहां पे स्किल पर फोकस किया जाता था कि तुमको जॉब मिल जाए, लेकिन वैल्यू एजुकेशन इस बात पर फोकस करती है कि तुम एक अच्छे इंसान कैसे बनो, गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बनो, तुम्हारे इथिक्स कैसे मजबूत हो, तुम्हारे मोरल्स कैसे मजबूत हो, तुम्हारा सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यू कैसे मजबूत हो। इन पर फोकस किया जाता है किसमें? वैल्यू एजुकेशन सिस्टम में। इसके एग्जाम्पल्स ये लिखी हुई हैं आपके सामने। जैसे यूनेस्को के जो 4 पिलर्स हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। हम एक दूसरे का सम्मान कैसे करेंगे, हम एक दूसरे के साथ हार्मनी में कैसे रहेंगे, कोहेरेंस में कैसे रहेंगे, इस चीज पर फोकस करता है हमारा वैल्यू ऑब्जेक्टिव, वैल्यू एजुकेशन सिस्टम। सात्विक, राजसिक, तामसिक चीजों पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है?
आप लोग इन सबको, इस नोट्स को एकदम बाकायदा अच्छे से पढ़ लोगे, आपको सब समझ में अब आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिसमें वैल्यू पे, मोरल्स पे, इथिक्स पे, सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस किया जाता है, उसको हम वैल्यू एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला है अपना इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है बाबू? इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस डेवलप करना, अवेयरनेस क्रिएट करना तुम्हारे अंदर इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल जो भी हैं, और ऐसे तरीके आपको सिखाना, ऐसे रास्ते बता देना, आपको ऐसी लाइफ स्टाइल तुम में डेवलप करवा देना जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। ये बात ठीक है? ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ में आ गई सबको कि हमारा फोकस ही होगा, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि दिल्ली का AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो तो अपने घरों में, अपने आसपास एयर प्योरीफायर लगा कर रहते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चे, उनके घर के बूढ़े, और वो खुद इवन युवा लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, वो क्रिटिकली इल हो रहे हैं। उनके जिंदगी भर का पैसा सिर्फ इसी बात में चला जा रहा है कि वो अच्छी सांस नहीं ले पा रहे, साफ सांस लेने भर का उनके पास वो नहीं है। बात ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमको जीना है तो हमको एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंपलसरी बनाना होगा कि सब लोग अवेयर हों, सब लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर अपनाएं, अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को उस तरह से ढालें कि क्या बने, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली, या इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे, जिसकी वजह से ही हम अब इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। ये बात ठीक है? समझ में आ गई बात? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे फोकस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई सारे डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। ठीक है, सब लोग आप पढ़ लोगे। 3R प्रिंसिपल के किससे रिलेटेड है? तो ये भी एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। अपना अगला है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले पे पॉलिसी इन मतलब हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी नेशनल लेवल गाइडलाइंस, समझो बात को, नेशनल लेवल गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क्स that direct the development, quality, access, equity and regulation of higher education, उसको हम क्या कहते हैं? हायर एजुकेशन पॉलिसीज कहते हैं। ये नेशनल लेवल की गाइडलाइंस होती हैं, ये बताती हैं कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे होना चाहिए, उसमें इक्विटी कैसे होनी चाहिए, उसका एक्सेस कैसे सबको मिले। इन सारी चीज़ों पर जब फोकस हो रहा होता है तो उसको हम हायर एजुकेशन पॉलिसीज कहते हैं। बात ठीक है? जैसे बहुत सारी तरीके की पॉलिसीज बनाई गई, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 की, जिसका फोकस था 1968 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसका फोकस था नेशनल इंटीग्रेशन पे, एजुकेशनल एक्सपेंशन पे, इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला पे। ये
इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग प्रोग्राम सेकेंड टॉपिक में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई, जिसको 1992 में मॉडिफाई किया गया। इसका एम्फेसिस था क्वालिटी पे, इक्विटी पे, एडल्ट एजुकेशन पे। इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश किए गए, नवोदय स्कूल्स। ये बात ठीक है? नवोदय स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए, ऑटोनोमस कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए, ओकेशनलाइजेशन हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। उसके बाद में अभी अपना आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहां इसमें एक स्ट्रक्चर लेके आएगा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 10+2+3 का कॉन्सेप्ट था। मतलब हाई स्कूल तक पढ़ो, फिर 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो। अभी एजुकेशन का स्ट्रक्चर 5+3+3+4 कर दिया गया। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाता है। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बाई 2035 टारगेट किया गया है। बात समझ में आ रही है बात को? इसमें जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+5 है। ये बात याद रखोगे आप लोग। गवर्नेंस कैसे होता है एजुकेशन में? गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है बाबू, किसी भी चीज में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिसी मैटर हो, चाहे जैसा हो, उसमें जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर of higher educational institutions, उनको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन कहते हैं। जैसे इसमें आती क्या, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज आ जाएंगी, नॉर्म्स सेट करने वाली बॉडी, या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आ जाएगा, हायर एजुकेशन को ओवरसी करने के लिए आ जाएंगे इंस्टीट्यूशंस। ये बात समझ में आ रही है? रेगुलेटरी बॉडीज में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूजीसी, हम लोग पढ़ चुके हैं, यूजीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, एआईसीटीई के बारे में पढ़ चुके हैं, नैक के बारे में पढ़ चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एनएमसी, डीसीआई, पीसीआई, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं। ये सब इनको भी याद रखोगे, बाबू, ठीक है? प्रोफेशनल काउंसिल्स, इनका फुल फॉर्म सब लिख लोगे और किस फील्ड से रिलेटेड है ये गूगल करके सब लिख लोगे, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गलत हमको नहीं करना है, किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है, ठीक है? स्टेट लेवल पर भी, स्टेट लेवल के एजुकेशनल गवर्नेंस में स्टेट लेवल के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन बनाया जाता है। गवर्नर को चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जो कि गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर एकेडमिक काउंसिल होती है, फिर वाइस चांसलर होता है, फिर रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार, डीन या चोडी, फिर फाइनेंस कमेटी आती है, फाइनेंस कमेटी। बात ठीक है? समझ में आ गई वाली बात सबको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, या सिंडिकेट भी इसको कई बार कहते हैं, सिंडिकेट, ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है एजुकेशनल गवर्नेंस में। उसके बाद में आती है एकेडमिक काउंसिल, जो एकेडमिक डिसीजंस लेती है। कुरिकुलम क्या होगा, एग्जाम कब होगा, वो डिसीजन कौन लेता है?
एकेडमिक काउंसिल लेती है ये। फिर वाइस चांसलर आता है। वाइस चांसलर इज लाइक सीईओ ऑफ द यूनिवर्सिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर रजिस्ट्रार्स, डीन्स, एचओडीज आते हैं। दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक लीडर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। फिर फिनांस कमेटी आती है। फिनांस कमेटी का क्या काम करती है? बजटिंग और अकाउंटिंग का काम करती है। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है हायर एजुकेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन, इसका क्या मतलब होता है? जो डे टू डे मैनेजमेंट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, उनकी स्टाफिंग कैसे होगी, उसमें एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो सब कौन निर्धारित करता है? एडमिनिस्ट्रेशन निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? एडमिनिस्ट्रेशन निर्धारित करता है। बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। डे टू डे मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइज करेंगे सब, स्टाफिंग कैसे होगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि कुरिकुलम प्लान करना, एकेडमिक कैलेंडर बनाना, रिसोर्स एलोकेशन करना, ये प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट्स कैसे होंगे, कमेटीज कैसे बनेंगी, बोर्ड्स कैसे बनेंगे, इन सब का काम होता है। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएंगे, डिजिटल गवर्नेंस की व्यवस्था की जाएगी, ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट या डिजी लॉकर का की भी व्यवस्था कर दी गई है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है। ये बात ठीक है। बात आती है कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हायर एजुकेशन में। सबसे पहला तो यही है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का इम्बैलेंस है। फिर लो रिसर्च आउटपुट है, लोग कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फैकल्टी का शॉर्टेज है, फंडिंग इनएडिक्वेट है, कई बार ओवर रेगुलेशन होता है, इंप्लॉयबिलिटी कंसर्न्स भी हैं कि जो लोग यहां से पढ़ के निकलेंगे वो क्या इंप्लॉयबल होंगे कि नहीं होंगे, उस पर भी क्वेश्चन उठता है। बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। भारत में कुछ कुछ बहुत तगड़े इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं, उन इनिशिएटिव्स का नाम मैं लिख दे रहा हूं। आप क्या करोगे, उनको ज्यों का त्यों रट लोगे। नंबर 1, रूसा। रूसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। द इम्प्रूव्स स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। नंबर 2, ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। नंबर 3, स्पार्क दैट इज इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। फिर एनआईआरएफ, फिर स्वयं मूक। नंबर 5, स्वयं एंड मूक। फिर इम्प्रिंट, नंबर 6, इम्प्रिंट। नंबर 7, परम 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 एंड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नंबर 8, हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, हेफा।
हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। नंबर 9 नेड, नेड एकेडमिक बैंक क्रेडिट। फिर आया नंबर 10 पीएम ऊषा, पीएम ऊषा, पहले इसको रूसा 2.0 भी कहा जाता था, रूसा 2.0। यहाँ पे हायर एजुकेशन की अपग्रेडेशन की बात की गई, बात ठीक है। तो ये थे कुछ इनिशिएटिव जिनके साथ ही हम लोगों ने अपना यूनिट 10 हायर एजुकेशन को ख़त्म कर लिया है। आप लोग इस लेक्चर को रिवाइज करोगे, इसके पीवाईक्यूज को सब रट लोगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस नोट्स में लिखी हुई सारी चीज़ें रट लोगे, क्लास में बताई गई सारी चीज़ें रट लोगे और आप जेआरएफ बन जाओगे, 100% गारंटी। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।